आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रद्धेय मंच और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे राष्ट्रवादी भाइयों बहनों, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ से उद्घोष लगाया गया कि भारत माता की जय। तो मैंने कल भी बस्तर में कहा था जब वहाँ गई थी, और वहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। मैं आज वही बात यहाँ कहना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम ये भारत माता की जय क्या होता है। मैंने उनसे कहा कि जब हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का सफाया करती है तो भारत माता की जय होता है। मैंने उनसे कहा कि जब मोदी जी नोटबंदी का ऐलान करते हैं तो जितना टेरर फंडिंग है, नक्सल फंडिंग है, ड्रग माफिया का फंडिंग है, वो समाप्त हो जाता है तो भारत माता की जय होता है। और जब आप और हम इतना पैसा सरकारी खजाने में डाल देते हैं कि सरकार कहती है इतना पैसा आ गया, मैं हर गांव में बिजली देंगे, हम सड़क देंगे, अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, मेरे भारत का जो दरिद्र है वो नारायण हो जाएगा, तो भारत माता की जय होता है। और जब यहाँ पर मेरे बस्तर के भाई आकर ये कहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया करना है, हमें रायपुर की और हमें दिल्ली की आवाज़ की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकती हूँ कि जहाँ जहाँ नक्सलवाद के सफाई के लिए आवाज़ पहुँचनी है वो पहुँचेगी, और जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचानी है वो आवाज़ पहुँचाई जाएगी। मैंने बस्तर में जब सुना किसी से कि यहाँ लाल सलाम होता है, तो ध्यान आया कि लाल सलाम क्या होता है। लाल सलाम होता है माओवादी हिंसा का सलाम, लाल सलाम होता है नक्सलवादी हिंसा का सलाम, लाल सलाम होता है मैं आज ये आदेश कर रहा हूँ और जो मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा जन अदालत लगाकर उसको फांसी दे दी जाएगी, पीट पीट कर मार दिया जाएगा। ये होता है लाल सलाम। और लाल सलाम होता है कि हम सड़क नहीं बनने देंगे, हम बिजली नहीं पहुंचने देंगे, हम बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, बंदूक हाथ में बच्चा पकड़ेगा उसकी किताब को फेंक देंगे। ये होता है लाल सलाम। लाल सलाम होता है जब 25 मई 2013 को महेंद्र कर्मा जी को गोली मार दी जाती है, उसके बाद उनको 48 घाव दिए जाते हैं और फिर उनके मृत शरीर के आसपास तांडव किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये होता है लाल सलाम। लाल सलाम होता है जब श्यामनाथ बघेल जी को रात को मार दिया जाता है। कब? जब वो अपने एक दिन के बच्चे को मिलने के लिए घर में गए थे, उनके चारों बच्चों उनकी पत्नी के सामने मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नक्सलवाद का विरोध कर रहे थे। ये होता है लाल सलाम। और लाल सलाम होता है जब मुचाकी अनीता को 8 साल की बच्ची को ब्लास्ट करके मार दिया जाता है कि जो प्रेशर आईडीज वहाँ जवानों के लिए लगाई गई थी वहाँ उसका पैर पड़ जाता है, धड़ के नीचे पूरा शरीर उड़ जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। ये होता है लाल सलाम। और जहाँ भारत माता की जय नहीं होती वहाँ ये लाल सलाम होता है, और जहाँ लाल सलाम नहीं होता वहाँ भारत माता की जय होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी बस्तर वासियों के लिए, रायपुर से और दिल्ली की आवाज़ बनकर, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये बस्तर की तस्वीर बदलनी चाहिए।
और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रवाद की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। रामजस में 22 फरवरी को नारे लगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कश्मीर मांगे आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी। दिल्ली में लोगों को नहीं पता बस्तर कहाँ है। दिल्ली के लोग नहीं जानते कि कैसे बस्तर के लोग नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर बस्तर आज़ादी मांग रहा है तो इस माओवाद और नक्सलवाद से आज़ादी मांग रहा है। इसलिए ये बताना वहाँ आवश्यक है। लेकिन आप रामजस कॉलेज और उसके बाद जो डिबेट हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में अगर आप समझें तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है मैं बताना चाहूँगी। आजकल जो एक प्रश्न आप सबके सामने है, हमारे सामने है, पूरे भारत वही प्रश्न डिस्कस कर रहा है, वो है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब मेरा प्रश्न और आपका उत्तर, ये कौन समझ सकता है? ये वही समझ सकता है जिसने बाहुबली पार्ट 1 देखी हो, वरना ये प्रश्न समझ नहीं आएगा, उत्तर समझ नहीं आएगा। तो जो बाहुबली पार्ट 1 जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को हुई थी, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना आवश्यक है। तभी ध्यान में आएगा कि रामजस कॉलेज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का डिबेट क्या है, उसका मतलब क्या है। आइए आपको जेएनयू ले चलती हूँ। 1999 इंडो पाक मुशायरा हो रहा है, महफिल जम रही है, शाम ढल रही है, और तभी पाकिस्तान के जो शायर हैं उन्होंने एक के बाद एक कारगिल हीरोज को गाली देनी शुरू की, इंडियन आर्मी को गाली देनी शुरू की, और वहाँ भारत की सेना को गाली देनी शुरू की। वहाँ 2 भारतीय सेना के जवान छुट्टी में दिल्ली आए थे और दोस्तों से मिलने जेएनयू आए थे। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये गलत है, तुम क्या कर रहे हो। उनको मारा गया। उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया कि देखो हम तो भारतीय सेना के जवान हैं। आई कार्ड दिखाया तो और मारा गया, और इतना मारा गया कि उनको जेब से पिस्तौल निकाल के हवा में फायरिंग करना पड़ा। उसके बाद अपनी जान बचाकर भागे। सन 2010 सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं। किस लिए? क्या ओकेजन है, क्या त्योहार है कि जो 76 सीआरपीएफ जवानों को घेर कर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने मार दिया, उनकी हत्या पर वहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रही थी, जश्न मन रहा था। उसके बाद 22 अक्टूबर 2010 कन्वेंशन है दिल्ली में, और क्या कन्वेंशन चल रही है कि आज़ादी द ओनली वे, कि कश्मीर को भूखे नंगे हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए। और कौन कौन बैठा है डायस के ऊपर? अरुंधति रॉय, वरावर, नागा लीडर्स, खालसा लीडर्स, कश्मीरी लीडर्स, और सभी आज़ादी मांग रहे हैं कश्मीर के लिए। और लोग कौन बैठे हैं? जेएनयू के गंगा ढाबा से बसेस को भर भर कर यहाँ लाया गया है इस कन्वेंशन के अंदर, इसको अटेंड करने के लिए। साल दर साल, हर साल यहाँ जब नवरात्र में पूरा भारत माँ दुर्गा की उपासना कर रहा होता है, जेएनयू में महिषासुर बलिदान दिवस मनाया जाता है और कहा जाता है द अपर कास्ट फेयर स्किन दुर्गा, शी मर्डर्ड द लोअर कास्ट द डार्क स्किन दलित महिषासुर। ऐसा नहीं है कि पूरे जेएनयू में ही ये बीमारी है। जेएनयू में 80% लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, परंतु कुछ वहाँ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वहाँ टीचर्स हैं, और कुछ बाकी लोग हैं जो हेट इंडिया ब्रिगेड है, और वो जो राष्ट्र की बात करता है उसका विरोध करते हैं। 9 फरवरी 2016 को ऐसा ही एक कार्यक्रम जेएनयू में आयोजित किया गया। उनको लगा दिस इज जस्ट वन अदर प्रोग्राम। उनको नहीं ध्यान आया
कि सरकार बदल चुकी है। यूपीए वो सॉफ्ट ऑन टेरर, पर आज जो थी वो राष्ट्रवादी सरकार थी। उसने कहा तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारे पर ट्रायल चलाएंगे और जेल में डालेंगे तुम्हें। अब उस केस के फैक्ट्स क्या थे ये जानने जरूरी हैं। वकील के नाते और वैसे भी समाज में कार्य करने के नाते आप सब हमेशा फैक्ट्स पर मास्टरी करनी चाहिए। वो फैक्ट क्या है, उसके ऊपर लॉ क्या लगेगा। फैक्ट्स क्या थे? जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को पोस्टर लगाया गया। क्या पोस्टर था? कल्चरल इवेंट, प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट 3 चीजें थी: जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल किलिंग, यानी ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में, हिंदुस्तान के कब्जे के अगेंस्ट में, और न्यायिक हिंसा और न्यायिक मर्डर के अगेंस्ट में। एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी नेशनल गैदरिंग है, इसको कैंसिल करो परमिशन। जेएनयू ने परमिशन कैंसिल की, तब भी ये इवेंट हुआ। और वहाँ क्या नारे लगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। वो नारे थे राष्ट्र के विरोध में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। पूरी मीडिया डिवाइड हो गई। मीडिया ने लोगों को डिवाइड करना शुरू किया। एक सेक्शन मीडिया का कहता है स्लोगन्स ही तो हैं, बच्चे ही तो हैं, क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दूसरा सेक्शन कहता है कि ये बच्चे नहीं हैं, 28 साल 30 साल के बच्चे नहीं होते, और जो स्लोगन्स लगा रहे हैं ये मेस में अच्छा खाना नहीं मांग रहे, ये फी हाइक के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं, ये नए कोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश की बर्बादी की बात कर रहे हैं। इसलिए सेडेशन है, ये राजद्रोह है, इनको जेल होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉ क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? क्योंकि मैंने जो बस्तर में देखा, यहाँ वो व्यक्ति को काट डालते हैं, डेड बॉडीज की आंखें नोच लेते हैं, ऐसे क्षत विक्षत कर देते हैं कि व्यक्ति का परिवार पहचान ना पाए उसको। लेकिन दिल्ली में बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर थ्रेट। दिल्ली में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लॉ के बारे में बताऊंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी, कैनॉट स्पीक अगेंस्ट यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कैनॉट इंसाइट ऑफेंस। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक को है, लेकिन आप देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, आप लोक व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, आप हिंसा नहीं भड़का सकते। और अगर आप ये सब करते हो तो वो हेट स्पीच में आता है, जिसके लिए आपको जेल हो सकती है। हेट स्पीच है हमारे इंडियन पीनल कोड में दिया गया है, जो डिफरेंट सेक्शंस कहते हैं कि अगर आप धर्म के आधार पे, मज़हब के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में वैमनस्य क्रिएट करते हो, दुश्मनी, घृणा फैलाते हो, ये हेट स्पीच है, जिसके लिए आपको कई साल की सजा हो सकती है। तो जो ये नक्सलवादी, माओवादी मांग रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं हेट स्पीच की आज़ादी। हम हेट स्पीच करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियरली डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के। पहला डिस्कशन, जो आप कर सकते हो, दूसरा एडवोकेसी, जो आप कर सकते हो, तीसरा है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी हिंसा भड़काने की कोशिश, जो आप नहीं कर सकते। और इन माओवादियों को कहा जाए, भैया फंडामेंटल राइट्स की दिल्ली में दुहाई देते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज का पेज भी तो पढ़ लो।
फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए कार्य करना ये आपका कर्तव्य है। कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं देश में, क्लासेस हैं, उनके बीच में सौहार्द स्थापित करना यह आपका कार्य है। कहाँ करते हो ये सब? लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया है वो लगातार बरगलाता है, कंफ्यूज करता है, कहता है अरे सेडिशन का चार्ज लगा दिया, राजद्रोह का चार्ज लगा दिया। सेडिशन तो जो लॉ था 124 AIPC वो तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे, जिसके तहत महात्मा गांधी को, एनी बेसेंट को, तिलक को जेल की गई थी। आज वो कानून लागू नहीं होता। फिर कहते हैं कि जो बलवंत सिंह की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कोर्ट ने कहा है केवल स्लोगन बोलना राजद्रोह नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, गलत बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच में केदारनाथ साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1967 में क्लियरली कहा है राजद्रोह का कानून ठीक कानून है, हम इसको अपहोल्ड करते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरोध में वैमनस्य भड़काता है, दुश्मनी भड़काता है, हिंसा भड़काता है, तो ये राजद्रोह है। ये कहते हैं हिंसा तो भड़की नहीं, वैमनस्य तो भड़का नहीं, दुश्मनी तो भड़की नहीं। इनको दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखता कि जब JNU की घटना हुई इस हेट इंडिया ब्रिगेड के द्वारा, कश्मीर में जो हमारे सेना के जवान पत्थर खा रहे थे, वहाँ ISIS के फ्लैग्स थे, वहाँ पाकिस्तान के झंडे थे, साथ में बैनर थे थैंक यू JNU। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे कि मणिपुर मांगे आज़ादी, नागालैंड मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन हिंदुस्तान में है, ये शायद हम लोग समझ नहीं रहे या वो लोग बताना नहीं चाहते। मेरे ध्यान है JNU की घटना के बाद जब पंपोर में मेरे भारत का जवान सामने की बिल्डिंग में आतंकवादियों से लड़ रहा था, वो 48 आवर्स की गन बैटल थी। उस समय पीछे लगभग 300 युवक मेरे भारत के जवान पर, आर्मी पर पत्थर मार रहे थे और कह रहे थे भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। यानी सामने वो लड़ रहा है आतंकवादियों से, और जो यहाँ पीछे खड़े हैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। इनोसेंट सिटीजन्स ही तो हैं। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आपने कहीं और देखी? जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पे अटैक हुआ अमेरिका में 9/11 पे, आपने उसके बाद ये नारे सुने कि अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे, अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी, कितने ओसामा मारोगे, घर घर से ओसामा निकलेगा, न्यूयॉर्क मांगे आज़ादी। आपने कहीं सुना? हमने कहीं नहीं सुना। इसलिए ये सिचुएशन तो यहीं पर है। नया कानून लाना पड़ेगा या प्रेजेंट कानून को ढंग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और राजद्रोह को राजद्रोह कहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मिस्टर मोदी वी डोंट लाइक यू, चलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मिस्टर मोदी वी डोंट लाइक योर गवर्नमेंट, चलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वी डोंट लाइक योर पॉलिसीज, वी डोंट लाइक योर मिनिस्टर्स, वील प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू, चलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर अगर आप कहते हो हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम इस देश के टुकड़े कर देंगे, तो सब राष्ट्रवादी कहेंगे और सरकार कहेंगे ये नहीं चलेगा, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। अब रामजस में क्या हुआ? 22 फरवरी को रामजस में एक सेमिनार का आयोजन किया वहाँ के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने, और वहाँ का टॉपिक था सेमिनार का कल्चर ऑफ डिसेंट। इसका हिंदी में जब मैंने मतलब देखा तो था असंतोष की संस्कृति। हमारे भारत में तो संतोष की संस्कृति है। हमारे भारत में तो नाम रखा जाता है संतोष तिवारी। आपने कभी नाम सुना है असंतोष?
यहाँ संस्कृति संतोष की है। यहाँ संस्कृति कहती है त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग के साथ ग्रहण करो। ये नहीं कहती सब कुछ ग्रहण कर लो। तो टॉपिक जैसा वक्ता वैसा। टॉपिक था असंतोष की संस्कृति। वक्ता अब किसी राष्ट्रवादी को तो बुलाएंगे नहीं। वक्ता चुन के लिया गया ऐसा व्यक्ति जो जेल काट चुका है राजद्रोह के अपराध में, और जेल काटने के बाद बेल पर छूटा है, बेल में टर्म्स एंड कंडीशंस पर छूटा है, और बेल के छूटे हुए अपराधी को यहां बुला रहे हैं एज वक्ता। स्टूडेंट्स ने विरोध किया। जो वहां का स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है उसने विरोध किया, प्रिंसिपल के पास गया कि हम ऐसे एंटी नेशनल्स को यहाँ पर नहीं बोलने देंगे। स्टूडेंट्स ने विरोध किया, यूनियन ने विरोध किया, प्रिंसिपल ने परमिशन को कैंसिल कर दिया। अब परमिशन कैसे कैंसिल हो गया, इस पर बवाल किया इन्होंने। स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट को लगा कि मेरे हाथ से सिचुएशन बाहर आ रही है। वो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पास, जो उसकी बड़ी यूनियन है, एबीपी के पास, कि प्लीज़ मेरी मदद करो, ये जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं मुझे परेशान कर रहे हैं।